उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है पूजा गुप्ता। पूजा गुप्ता जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, जो कि पिछले 1.5 साल से अपने पति के कत्ल के इल्जाम में जेल की सलाखों के पीछे थी। लेकिन उसके बाद में जब पूजा गुप्ता बेल पर रिहा होकर बाहर आती है और लगभग 2 साल का समय गुजरता है, तो ये 2 साल का समय गुजरने के बाद में आखिरकार एक दिन पूजा गुप्ता की भी हत्या कर दी जाती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जब पूजा गुप्ता हत्याकांड की तफ्तीश करती है और उसके बाद में जब खुलासा करती है तो लोगों के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा और आप लोगों के पिछली वीडियो पर कुछ कमेंट्स थे। मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जो इधर उधर जो क्राइम स्टोरी सुना रहे हैं उनके चैनल पर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप नाम नहीं लेते। तो मैंने सोचा कि फिर से वापस आना चाहिए और अपने व्यूवर्स के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। व्यूज़ आए या फिर ना आए इससे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, लेकिन अपने व्यूवर्स का मुझे साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर चलते हैं सीधा सीधा इस कहानी का रुख भी करते हैं और लास्ट में आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, और इसी लखनऊ के अंदर एक थाना लगता है माल थाना, और इसी माल थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बसहेड़ी गांव, और इसी गांव के रहने वाले हैं राजपाल जिनकी उम्र लगभग 46 साल के आसपास है, जो कि पेशे से एक किसान है। बात कर रहा हूं मैं 3 नवंबर साल 2025 की। 3 नवंबर साल 2025 को राजपाल अपना ट्रैक्टर लेकर अपने खेत की तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे ही खेत में वो जुताई कर रहे होते हैं उसी समय उनको आभास होता है कि पास की झाड़ियों से कुछ अजीब तरीके की दुर्गंध आ रही है, और दुर्गंध कुछ ऐसी थी कि उन्होंने अपने खेत पर इस तरीके की दुर्गंध पहले कभी महसूस नहीं की थी। लिहाजा राजपाल सोचते हैं कि झाड़ियों में जाकर देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जंगली जानवर या फिर कोई कुत्ता वगैरह आकर मर गया हो, और अगर मर गया है तो फिर उसको उठाकर यहाँ से फेंकना भी पड़ेगा, क्योंकि खेत पे आ रहे हैं दुर्गंध इस तरीके से आएगी तो यहाँ पर काम करना भी दुश्वार हो जाएगा। लिहाजा राजपाल जो थे वो उस झाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही राजपाल उस झाड़ी के नजदीक पहुंचते हैं सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल उस झाड़ी के अंदर किसी जंगली जानवर की कोई डेड बॉडी नहीं थी, बल्कि एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और महिला की डेड बॉडी लगभग आधी सड़ चुकी थी और उसके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ चुके थे। लिहाजा राजपाल भागते हैं और गांव के अंदर इस बात की सूचना देते हैं। गांव के लोग आनंद फानंद में उस खेत पर पहुंचते हैं और झाड़ियों के अंदर उस डेड बॉडी को देखकर सिहर उठते हैं। लिहाजा इस बात की सूचना तुरंत माल थाने में दे दी जाती है। माल थाने की जो पुलिस होती है तुरंत वहां पर पहुंचती है। अब पहुंचने के बाद में सबसे पहले जो लोग वहां पर मौजूद थे उन सारे ही लोगों से पूछा जाता है कि तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस महिला को जानता हो। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे कोई भी ऐसा नहीं था जो उस महिला की शिनाख्त कर सके। हर कोई यही कहता है कि साहब हमने इस महिला को पहले कभी नहीं देखा। लिहाजा पुलिस वाले उस डेड बॉडी की समीक्षा करते हैं, पूरी घटना स्थल का बहुत ही बारीकी से मुआयना करते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिलता है जिससे कम से कम कातिल तक पहुंचा जा सके। जब डेड बॉडी की कोई शिनाख्त हो नहीं पाती है तो उसके बाद में पुलिस वाले डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब चूंकि हत्या के अंदर जो चीजें इस्तेमाल की गई थी वो भी बरामद नहीं हुई थी, दूसरी चीज ये है कि ऐसा अंदेशा था कि शायद इस महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। लिहाजा पुलिस वाले अज्ञात अपराधियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके बाद इस पूरे केस की तफ्तीश शुरू करते हैं। लिहाजा पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए यह था कि जिसका कत्ल हुआ है अगर उसी की शिनाख्त ना हो पाए तो फिर उस केस के अंदर छानबीन करना यह आसान काम नहीं होता। इसलिए पुलिस वाले सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि ये जो महिला है इसकी शिनाख्त हो पाए। अब इस महिला की शिनाख्त कैसे होगी? तो सबसे पहले इस महिला का फोटोग्राफ्स लिया जाता है। उसके बाद में आस पड़ोस के जितने भी थाने होते हैं उन सारे ही थानों के अंदर उस फोटोग्राफ को सर्कुलेट किया जाता है। साथ के साथ पुलिस सोशल मीडिया अलग अलग जगहों पर भी फोटो को सर्कुलेट करती है ताकि ये पता चल पाए कि आखिरकार ये मरने वाली महिला कौन है। 3 नवंबर साल 2025 का ये पूरा वाकया है, लेकिन 3 नवंबर साल 2025 को दोपहर बाद से दोबग्गा थाने में एक व्यक्ति एक तस्वीर लेकर पहुंचता है, और ये व्यक्ति कहता है कि साहब ये मेरी पत्नी है जिसका नाम पूजा गुप्ता है। उम्र लगभग इसकी 35 से 36 साल के आसपास है, लेकिन मेरी पत्नी पिछले 3 दिनों से लापता है। साहब मैंने हर जगह अपनी पत्नी को ढूंढ लिया,
लेकिन कहीं पर भी मेरी पत्नी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए आज थक हार कर मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। अब पुलिस वाले सबसे पहले वो जो डिटेल्स उस व्यक्ति ने दी थी उस डिटेल को उस डिटेल से मैच कराते हैं जो कि माल थाने से आई थी। अब जैसे ही मैच कराते हैं तो पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी महिला की है जिस महिला का पति आज पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट लिखाने के लिए आया हुआ है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले इस व्यक्ति से ये पूछते हैं कि अगर तुम्हारी पत्नी 3 दिन से लापता थी तो फिर तुम आज ही रिपोर्ट लिखाने के लिए क्यों आए। अब ये व्यक्ति यहाँ पर तरह तरीके की बातें बताता है कि मैंने ढूंढ लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को कुछ सही और सकारात्मक जवाब इस व्यक्ति की तरफ से नहीं मिलता है। पुलिस समझ जाती है ये व्यक्ति पुलिस के सामने बातों को गोल मटोल कर रहा है, यानी बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब पुलिस को इस व्यक्ति के ऊपर शक तो हो चुका था, लिहाजा पुलिस वाले शक के आधार पर इसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और उसके बाद में सख्ती से इसके साथ में पूछताछ करते हैं। और जब सख्ती से इसके साथ में पूछताछ की जाती है तो थोड़ी ही देर के बाद में ये व्यक्ति पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में कहता है कि साहब मेरा नाम है राजू गुप्ता, मैं रहने वाला हूँ दुबग्गा मंडी का, लेकिन साहब मेरी पत्नी का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। और उसके बाद में ये जो कहानी बताता है उस कहानी के आधार पर पुलिस वाले 4 और लोगों को गिरफ्तार करते हैं। लेकिन कहानी के पीछे की सच्चाई क्या थी, जब ये डिटेल में पुलिस को बताता है तो पुलिस वाले इसकी कहानी सुनकर इसके चेहरे को ही देखते रहते हैं। दरअसल जो कहानी पुलिस को सुनाई जाती है उसके हिसाब से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 15 साल पहले से। 15 साल पहले पूजा गुप्ता जो कि रहने वाली थी सीतापुर की, और सीतापुर में एक गांव पड़ता है संगना गांव, उसी गांव की। जब पूजा गुप्ता की उम्र शादी की होती है तो उसके बाद में पूजा गुप्ता के जो पिता होते हैं उसके ही गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला था रमेश। उसी रमेश के साथ में पूजा गुप्ता की शादी कर देते हैं। अब पूजा गुप्ता रमेश के साथ शादी कर रमेश के घर तो जा चुकी थी। पूजा गुप्ता के मन में जहन में तमाम तरीके के सवाल भी थे, क्या जो कठिनाइयां परेशानियां उसने जिंदगी में देखी हैं वो अब दूर हो जाएंगी और कम से कम अपने पति के साथ में अच्छे तरीके से जिंदगी बिताएगी, ना कि जिंदगी बिताएगी बल्कि जिंदगी को जिएगी भी। लेकिन शायद पूजा गुप्ता का ये महज एक वहम था। दरअसल पूजा गुप्ता का जो पति रमेश था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला जैसा पूजा गुप्ता चाहती थी। रमेश न ठीक से काम करता था और रमेश साथ के साथ शराब भी पिया करता था, और इसी बात को लेकर अक्सर पूजा गुप्ता और रमेश इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ करता था। झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ता है कि इन दोनों के बीच में अक्सर कलह कलेश इस तरीके की चीजें रहा करती थी। वक्त के साथ साथ समय गुजरा और पूजा गुप्ता को रमेश के साथ में 3 बच्चे भी हो गए। अब पूजा गुप्ता ये सोच रही थी कि शादी होने के बाद में बच्चे हो गए, अब शायद रमेश सुधर जाए, लेकिन रमेश दिन ब दिन सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ता चला जा रहा था। इसलिए पूजा गुप्ता फैसला करती है कि रोज रोज के कलेश, रोज रोज की परेशानियों से वो हार चुकी है, तंग आ चुकी है। इसलिए एक दिन वो अपने 3 बच्चों को अपने साथ लेती है और अपने मायके चली जाती है। और अपने मायके जाने के बाद में अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए ये एक दूध की डेयरी पर काम करने लग जाती है, क्योंकि पूजा गुप्ता ये फैसला कर चुकी थी कि वो वापस रमेश के पास नहीं लौटेगी। लेकिन इधर जो रमेश था ये किसी भी हाल में पूजा गुप्ता को छोड़ना नहीं चाहता था, और जिसके लिए रमेश अक्सर पूजा गुप्ता के घर जाया करता था। कभी उससे अपनी गलती की माफी मांगता, कभी उससे पुराने काम रिपीट न करने की कसम खाता, लेकिन पूजा गुप्ता मन बना चुकी थी वो किसी भी हाल में रमेश के साथ नहीं जाएगी। इसीलिए पूजा गुप्ता सोचा करती कि किसी तरीके से अगर रमेश से उसका पीछा छूट जाए तो कम से कम उसकी और उसके 3 बच्चों की जिंदगी है वो ठीक से गुजरेगी, वो अपने बच्चों की परवरिश कर लेगी। लेकिन उसका बाप शराबी है, वो ना पैसे कमा कर लाता है बल्कि उसके कमाए हुए पैसों से भी शराब पी जाता है। इसलिए पूजा गुप्ता सोचा करती थी कि एक ना एक दिन वो रमेश को रास्ते से हटा देगी, और उसके बाद में ऐसा ही कुछ होता है। घटना से तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि जब रमेश पूजा गुप्ता के घर पे आता है तो उस समय पूजा गुप्ता रमेश को अपने कमरे के अंदर सुलाती तो है, लेकिन उसके बाद में रात के समय में उसकी गला दबाकर हत्या कर देती है। अब चूंकि हत्या पूजा गुप्ता के घर में हुई थी, इसलिए पूजा गुप्ता बचने की तमाम कोशिश तो करती है, लेकिन वो बच नहीं पाती है। आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और पूजा गुप्ता को सजा हो जाती है। उसके बाद जब पूजा बेल पर छूटकर बाहर आती है और बाहर आने के बाद में अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए वो उसी दूध की डेयरी पर जाती है काम करने के लिए,
लेकिन इस बार दूध की डेयरी का जो मालिक था वो पूजा गुप्ता को काम देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जान चुका था कि पूजा गुप्ता ने अपने पति का कत्ल किया है। लिहाजा पूजा गुप्ता के पास में अब काम भी नहीं था। उसके बाद में पूजा गुप्ता अपने तीनों बच्चों को लेती है और लखनऊ के लिए रवाना हो जाती है। लखनऊ पहुंचने के बाद में ये पहुंचती है दुबग्गा मंडी। वहीं पर एक किराए का कमरा लेती है और वहीं पर रहने लग जाती है। साथ के साथ बच्चों की परवरिश करने के लिए ये उसी दुबग्गा मंडी में सब्जी बेचने का काम करने लगती है। अब पूजा गुप्ता जब उस मंडी के अंदर सब्जी बेचना शुरू कर चुकी थी तो धीरे धीरे उसका जो काम था ये भी पटरी पर लौट आता है। पूजा गुप्ता, जिसकी बड़ी वाली बेटी, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास हो चुकी थी, पूजा उसको एक हॉस्टल में छोड़ देती है। अब घर के अंदर 2 बेटे पड़े थे, इसलिए दोनों जो बच्चे थे उनको भी जो पूजा गुप्ता की बड़ी वाली बेटी थी उसी हॉस्टल के अंदर बुला लेती है। अब पूजा गुप्ता घर पे अकेली थी, दिन भर सब्जी बेचा करती थी, अच्छे पैसे आते थे। उसी सब्जी से कमरे, जो किराए का कमरा था, उसका किराया भी निकालती, साथ के साथ अपने बच्चों की जो फीस, उनके जो खर्चे रहते वो भी भरा करती थी। जिंदगी पटरी पर लौट चुकी थी। लेकिन जैसे ही पूजा गुप्ता की जिंदगी पटरी पर लौटती है, अब पूजा गुप्ता को यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी के अंदर एक मर्द की कमी है। लिहाजा उसी मंडी में रहने वाला ये जो व्यक्ति था, जिसका नाम था राजू गुप्ता, राजू गुप्ता जो कि उसी मंडी के अंदर एक दुकान चलाया करता था, और इसकी पत्नी की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी और इसके टोटल 4 बच्चे थे। लिहाजा पूजा गुप्ता और राजू गुप्ता, जब इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं तो उसके बाद में ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ कमी थी। एक की पत्नी नहीं थी और एक का पति नहीं था, दोनों जिंदगी तन्हा काट रहे थे। तो इसलिए ये फैसला करते हैं कि हमारी तन्हाई भी खत्म हो जाएगी, साथ के साथ बच्चों की भी देखरेख हो जाएगी। और पूजा गुप्ता के ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि 3 बच्चे पूजा गुप्ता के थे और 4 बच्चे जो थे वो राजेश गुप्ता के थे, राजू गुप्ता के, सॉरी। लिहाजा राजू गुप्ता को वक्त के साथ साथ ऐसा लगता है कि पूजा गुप्ता अपने बच्चों का ख्याल तो करती है लेकिन उसके बच्चों का ख्याल नहीं करती। इसलिए राजू गुप्ता मन ही मन ये सोचता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पूजा का ज्यादा ख्याल ना रखता हूं, उसके जहन में कुछ बातें चल रही हो। इसलिए जो राजू गुप्ता होता है वहीं पर 2 प्लॉट खरीदता है और दोनों प्लॉट पूजा गुप्ता के नाम पे कर देता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है और वक्त गुजरने के साथ में राजू को ऐसा लगता है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए उसमें से वो एक प्लॉट 10 लाख रुपए का बेच देता है। अब 10 लाख रुपए का जब प्लॉट बेचता है तो उसके बाद में पूजा गुप्ता राजू से 10 लाख में से 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। वो कहती है कि तुमने प्लॉट तो बेच दिया, तुम पैसे खर्च कर भी लेना, लेकिन 5 लाख रुपए तुम खर्च करना, 5 लाख का मेरा हिस्सा है। अब जैसे ही मेरा तेरा वाली बात राजू गुप्ता सुनता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। उसको लगता है कि शायद उसने पूजा गुप्ता से शादी कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब पूजा गुप्ता रात दिन राजू के ऊपर दबाव बनाती और उसे तरह तरीके की धमकी दे दी, 5 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगी, तुम्हारे साथ वैसा कर दूंगी। अब राजू ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इसलिए राजू गुप्ता सोचता है कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि पूजा से उसकी हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। इसलिए एक दिन राजू गुप्ता की मुलाकात उसके पुराने दोस्त मोहम्मद अनीस से होती है। मोहम्मद अनीस, जिसकी उम्र लगभग 66 साल के आसपास है। अब राजू गुप्ता से मोहम्मद अनीस उसकी उदासी की वजह पूछता है तो राजू गुप्ता अपनी पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मोहम्मद अनीस को बता देता है। मोहम्मद अनीस कहता है कि तुमने जो प्लान बनाया है वो प्लान एकदम सही है और हम पूजा गुप्ता को रास्ते से हटा देंगे तो फिर सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। लेकिन मोहम्मद अनीस राजू गुप्ता से यह भी कहता है कि ये काम दोनों हम मिलकर बिल्कुल नहीं कर सकते, इस काम में हमें कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मोहम्मद अनीस मुलाकात करता है मोहम्मद शकील और सर्वेश और राजेश कुमार, और इन तीनों से मुलाकात करता है और इस तरीके से बताता है कि एक महिला की हत्या करनी है। ये तीनों लोग इस मोहम्मद अनीस से 1 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं। मोहम्मद अनीस वापस आता है, वापस आने के बाद में राजू गुप्ता को बताता है कि 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। राजू गुप्ता, जो किसी भी हाल में पूजा गुप्ता से पीछा छुड़ाना चाहता था, वो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद प्लानिंग होती है और 31 अक्टूबर साल 2025 को जो राजू गुप्ता था ये पहुंचता है पूजा गुप्ता के पास और कहता है कि हमारे बीच में जो मनमुटाव है, मैं चाहता हूं कि उस मनमुटाव को दूर किया जाए। अब से मैं तुम्हारे बच्चों का भी बेहतर तरीके से ख्याल रखूंगा, तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा और तुम भी मेरे बच्चों का ख्याल रखना। और आज ही मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से
हॉस्टल के अंदर मिला के लेके आऊंगा। उसके बाद 10 बजे के आसपास ये लोग हॉस्टल पहुंचते हैं। पूजा गुप्ता उन बच्चों से मुलाकात करती है। उसके बाद में ये लोग वापस आते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, शाम के समय जो बड़ी वाली बेटी होती है पूजा गुप्ता की, वो अपनी माँ का फोन लगाती है। और जब माँ का फोन लगाती है तो फोन स्विच ऑफ बताता है। 2 दिन ऐसे ही कशमकश में गुजर जाते हैं। उसके बाद वो बच्ची जो थी अपने सौतेले पिता से भी पूछती है, तो वो बताता है कि वो कहीं काम से गई हुई है। लेकिन जो बच्ची थी वो अपने सौतेले पिता के ऊपर दबाव बनाती है कि हमें पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराना चाहिए। उसके बाद ये पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और मामला जब खुलकर सामने आता है तो उसमें ये पता चलता है कि पूजा गुप्ता जब अपनी बेटी से मिलकर वापस लौटी थी तो ये लोग पहुंचे थे माल थाना के अंतर्गत जो बसहरी गांव है, उसी गांव के अंदर। और वहीं पर एक खेत के अंदर मोहम्मद अनीस ने शकील, सर्वेश और राजेश इन तीनों को छुपा दिया था। उसके बाद ये चारों मिलकर वहां पर पूजा गुप्ता की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या करते हैं और उसके शव को झाड़ी में फेंक कर वहां से 9-11 हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस के सामने निकल के आती है तो पुलिस वाले वाकई में परेशान होते हैं कि इंसान आज के इस दौर में क्या कुछ कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी लास्ट वीडियो पे आप लोग के जो कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। तो दोस्तों पिछली वीडियोस पे जो आप लोग के कुछ कमेंट्स आए थे, हमारी बहुत प्यारी सी व्यूवर्स है मीना जी, और इन्होंने लिखा था, नमस्ते जी, मेरी 27 को मेरी पोती मृदुला का जन्मदिन है, जरूर आशीर्वाद देना। तो मीना जी मैं 27 को अवेलेबल नहीं रहा, माफ़ी चाहता हूँ, बहुत दिनों से गैर हाजिर था, आपके समक्ष नहीं पेश हो पाया। तो लेट सही लेकिन मैं बधाई देता हूँ कि आपकी जो पोती है मृदुला वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें और भगवान उनको लंबी उम्र दे। नसीर अहमद लिखते हैं, मलिक साहब मेरा कहना है कि ये स्टोरी को सुनने के बाद जो लड़का है उसकी गलती 100% है। जब वो किसी और से शादी कर रहा है तो लड़की से मिलने क्यों गया, इसी वजह से लड़की ने ये सब कुछ किया। तो नसीर अहमद जी आपने अपना जो व्यू रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा लिखते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते लिखते हैं, आवाज़ कम आती है, सुधार की कोशिश करें। तो राधेश्याम शर्मा मैं कोशिश करूँगा कि सुधार की कोशिश की जाए। सुरेश सिमाली हैं लिखते हैं, सर जी आप अपनी कहानी सुनाया तो जल्दी आपकी आईडी आगे बढ़ेगी, आप जो सुन चुके हैं उस कहानी को सुनाओगे तो फिर कौन ही सुनेगा। तो शुक्रिया कि आपने मुझे बताया। नसीर अहमद हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई कैसे हैं आप। नसीर अहमद जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। सुल्त्यागी लिखते हैं, नमस्कार भाई साहब, रीना सुल्त्यागी शेना बुलंदशहर से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी, सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं कहानी। मंसूरी भाईजान सुनते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं मेरे भाई, शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, टोटली मिस्टेक लड़के की है, जी शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी का कमेंट्स है। इरशाद मंसूरी लिखते हैं, गलती प्रेमा की नहीं है बल्कि वो दिल से चाहती थी और मोहब्बत में दिल ही देखा जाता है। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो जातिवाद में कुछ नहीं रखा, शुक्रिया आपका। धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम मलिक भाई, 2 दिन में कहानी डाल रहे हो भाई जी। तो पिछले कुछ समय से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं जिसकी वजह से 1-2 महीने हो गए कम से कम। इसी तरीके से मैं इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करूँगा। उत्कर्ष हॉलीवुड लिखते हैं, भाईजान अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्रिया आपका कमेंट्स करने के लिए। सचिन चौधरी जी हैं। एसकेडी लिखते हैं, भाई दोनों की ही गलती है, रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था जिसकी मंजिल नहीं होती, शुक्रिया आपका। सरफराज सिद्दीकी लिखते हैं, कामयाबी एक दिन कदम चूमेगी भाई, टेंशन मत लो, बस मेहनत करो, मैं दोहा कतर से सुनता हूँ मेरे भाई, शुक्रिया आपका। नसीर अहमद लिखते हैं, ना आता मिलने और ना मरता। अशबाह लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई कैसे हैं आप, मेंटल लोग हैं इस दुनिया में, अल्लाह रहम करे। शुक्रिया कि आपने अपना कमेंट्स किया। खान अकील जी हैं, कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। देव कुमार लिखते हैं, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार ज़रूर सिखाने चाहिए। तो देव कुमार जी आपका शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं रेगुलर आऊँ या फिर इसी तरीके से इक्का दुक्का वीडियोस लेके आऊँ, मुझे कमेंट्स करके बताएगा। मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।